आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। विजन के मंथली करंट अफेयर्स में हम लोग जुलाई 2020 के करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। मेजर टॉपिक्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। पॉलिटी इज़ डन, इंटरनेशनल रिलेशंस डन, इकोनॉमी डन, एनवायरनमेंट के 13 टॉपिक्स थे, वो भी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। आज की वीडियोज़ में हम लोग करेंगे 2-3 टॉपिक कवर करेंगे। सिक्योरिटी सेक्शन के 3 आ जाएंगे, कल्चर विल बी देयर, एथिक्स विल बी देयर एंड जो स्कीम्स इन न्यूज़ के थे। तो टोटल वी हैव 6 टॉपिक्स इन दिस वीडियो टू बी कंप्लीटेड। ये जो शॉर्ट न्यूज़ होती है ना, इसके रिगार्डिंग और सेम जो इनसाइट के अंदर फैक्ट फॉर क्लेम्स आते हैं ना, फैक्ट फॉर क्लेम्स, उनकी मैं एक अलग से सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं एक बार आपको बता देता हूँ। एक नई सीरीज़ में स्टार्ट करने वाला हूँ इस चैनल के ऊपर, उसका अपडेट भी मुझे आप लोगों को देना था। जो वीडियो आप अभी देख रहे हो राइट नाउ अपनी स्क्रीन के ऊपर, इस सीरीज़ के अंदर जो स्पेशली जो जुलाई मंथ की सीरीज़ आप देख रहे हो, द मोमेंट जिस दिन ये सीरीज़ ख़त्म होगी, मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करूँगा जिसमें हम लोग इनसाइट आईएएस की जो मंथली मैगजीन आती है ना, उसमें लास्ट में टॉपिक्स होते हैं फैक्ट फॉर प्रीलिम्स, पूरे मंथ का कंपाइलेशन। सेम चीज़ विजन की होती है, न्यूज़ इन शॉर्ट की। ये सारे के सारी वीडियोस मतलब टॉपिक्स जो हैं, जो कि एक मंथ के अंदर, मान लो आप जनवरी की बात करते हो तो एक मंथ में इनसाइट और न्यूज़ इन शॉर्ट दोनों मिलाकर 100 से ज़्यादा टॉपिक्स हो जाते हैं, जो कि आपके 2021, 22, 23 इवन 2020 में भी काम आएंगे। पर मैं 2020 वालों को यहाँ पे लिखा नहीं था क्योंकि उनका एग्ज़ाम जस्टिस अभी बिल्कुल अक्टूबर में ही है, तो मैंने इनको नहीं लिखा, बट काम उनके भी आएंगे। 2021, 22, 23 के लिए बहुत क्रूशियल होंगे रिवीजन के लिए। अभी जो सीरीज़ आएगी वो आपकी आएगी जनवरी से लेके, फिर फरवरी भी आएगा, ऐसे अगस्त तक की कंप्लीट सीरीज़ बैक टू बैक आएगी। एक दिन में पूरा एक मंथ कवर, एक दिन जनवरी, नेक्स्ट डे फरवरी, थर्ड डे फिर मार्च, इस तरीके से। तो 7-8 दिन के अंदर मैं अगस्त तक का पूरा अपलोड कर दूंगा बैक टू बैक। जैसे ये विजन की जुलाई 2020 ख़त्म होती है, इसको देखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे टॉपिक्स करके आपके तकरीबन 100 से प्लस जाएंगे। कभी कभी इसके फैक्ट फॉर प्रीलिम्स में 50 आते हैं, कभी इसमें 100 आते हैं। इन विजन का थोड़ा सा फिक्स सा रहता है, यानी कि 30 से लेके 50 के बीच सही रहता है। इनसाइट में थोड़ा वेरी करता है, कभी 50, कभी 70, कभी 100, कभी 120, इसलिए। तो ऑन एन एवरेज आपके पास 100 से ज़्यादा टॉपिक मिलेंगे एक मंथ के अंदर, जो आपकी मंथली मैगजीन में होते हैं। और इनके मैंने लेफ़्ट राइट के टॉपिक्स, यानी कि कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके आगे पीछे थोड़ा बहुत है वो भी आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये बहुत क्रूशियल रहेगा आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। आपको चीज़ें जब रिवाइज़ होंगी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा अपने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के ऊपर। इस सीरीज़ को बिल्कुल मिस मत करना। इस सीरीज़ का लिंक, जो वीडियो राइट ना अभी आप देख रहे हो ना, इसी की डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वो प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं एडिट करके अपडेट करूँगा जिस दिन ये सीरीज़ अपलोड हो जाएगी। तो विजन की जो मंथली कंपाइलेशन आप देख रहे हो, जिस दिन इसकी सारी वीडियोस कंप्लीट होंगी, उसी दिन अगले दिन जब ये सीरीज़ स्टार्ट होगी, उसकी जो लिंक होगी हर एक वीडियो के अंदर मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। अभी स्टार्ट करते हैं। वैसे टेलीग्राम चैनल के बारे में मैंने वीडियो के बिल्कुल लास्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हो, तो एक बार आप देख लो वहाँ से कनेक्ट करने के लिए। स्टार्ट करते हैं। सिक्योरिटी 4.1, मिलिटराइजेशन ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आप लोगों को पता है बे ऑफ बंगाल में है। वहाँ पर मिलिटराइजेशन करने का मतलब होता है आर्म्ड फोर्सेस की प्रेजेंस को बढ़ाना, ठीक है ना, उस सेटअप को इंक्रीज़ करना। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव ही होता है, लेकिन क्यों किया जा रहा है वो देख लेते हैं। लद्दाख स्टैंड ऑफ हुआ था हमारा चाइना के साथ, उसने कैटलाइज कर दिया था इंडिया के एफर्ट्स को कि इंडिया अपनी मिलिट्री की प्रेजेंस अंडमान निकोबार आइलैंड, जिसको हम ANI के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे इस टॉपिक के अंदर, वहाँ पर करें। अब कैटलाइज करने का मतलब क्या होता है, ठीक है, अगर मैं हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करूँ तो आग में घी डालने के बराबर। तो उस आग में जो घी होता है ना, वो कैटलाइज करने को, कैटलिस्ट को बोलते हैं। बेसिकली किसी भी कैटलिस्ट का सिंपल सा काम होता है, एक प्रोसेस के अंदर उसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ कर देना। तो जो लद्दाख के साथ जो हमारा स्टैंड ऑफ हुआ था ना, वहाँ पर इंडिया को ये लगा कि बे ऑफ बंगाल के अंदर हमको अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाती नहीं चाहिए, क्योंकि देखने में आ रहा है कि चाइना का जो एग्रेशन है ना, वो इंडियन ओशन रीजन की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम लोग अंडमान निकोबार में अपनी प्रेजेंस बढ़ा देंगे तो हमारा एक स्ट्रेटेजिक मूव होगा जो चाइना को कहीं ना कहीं रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे। मोर इन न्यूज़ की बात करें तो गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वहाँ पर एडिशनल मिलिट्री लगाएंगे, वहाँ पर बहुत सारे मिसाइल बैटरीज, वॉरशिप्स वगैरह लगाएंगे। रनवेज जो है नेवल एयर स्टेशन की INS कोहासा और शिवपुर में है, और INS बाज कैंपबेल में, इनको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये सपोर्ट करेंगे ऑपरेशंस लार्ज एयरक्राफ्ट के। इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक कमेंटेटर्स हैं, ठीक है ना, उन्होंने ये भी रिकमेंड किया है कि इंडिया को अपने फ्रेंडली फॉरेन नेवीज़ को अलाउ करना चाहिए कि वो ANI के मिलिट्री बेसिस को एक्सेस कर सकें, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप के बारे में जानना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक पोर्शन है, लेकिन इससे रिलेटेड डायरेक्ट प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं।
572 आइलैंड्स का एक ग्रुप है जिसमें से सिर्फ 38 ही इनहेबिटेड है, यानी कि 38 आइलैंड्स ऐसे हैं। 38 37 में ना आपको अलग अलग डेटा कहीं ना कहीं मिलता रहेगा, कोई बोलेगा 37 है, कोई बोलेगा 38 है। वैसे इवेंचुअली प्रोसेस तो ये कि इनको इंक्रीज़ किया जा रहा है, कई जगह पर आपको 37 लिखा दिखाई देगा, ठीक है, पर आप 38 कंसिडर करके चलो। इसलिए इसके ऊपर ना क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा कि कितने इनहेबिटेड हैं। ये इंटरव्यू में बेशक आपसे पूछ ली जाएंगे तो वहाँ पर आप यही बोल सकते हो कि ऊपर नीचे हो रहा है बट 38 37 ही है, ठीक है। और इनका एक्सटेंशन क्या है, 6 डिग्री से लेकर 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स तक। ये चैनल के नेम आपको याद होने चाहिए, मैं आपको अभी इस मैप में दिखा दूंगा। 92 डिग्री से लेकर 94 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है हमारा। हाईएस्ट पॉइंट है सैडल पीक, 732 मीटर का है। ये नॉर्थ अंडमान आइलैंड के ऊपर लोकेटेड है। सिर्फ एकमात्र जो एक्टिव वोल्केनो है वो बैरन आइलैंड के अंदर है। दिस मच इज़ इनफ आपके लिए जानने के लिए। 2017 में वो इरप्ट होके आया था। अगर हम मैप की बात करते हैं तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड का मैप है। यहाँ पर ये 6 डिग्री पे कोको चैनल है, बीच में ये डंकन पैसेज है और ये 10 डिग्री चैनल होता है यहाँ पर। इधर बे ऑफ बंगाल, ये अंडमान सी है, फिर ये सोमब्रिव्यू चैनल होता है, ठीक है। और अगर हम नीचे की बात करें तो ये होता है हमारा ग्रेट चैनल, ये 6 डिग्री चैनल होता है। ये कैम्पबेल बे है, यहाँ पर INS बाज है, ठीक है। ये कार निकोबार है, ओके। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये है लिटिल अंडमान, देन दिस इज़ नॉर्थ अंडमान। यहाँ डिगलीपुर बे है, INS कोहासा है यहाँ पर। पोर्ट ब्लेयर आप लोगों को मालूम होगा, यहाँ पे हार्बर है, कैपिटल है अंडमान निकोबार आइलैंड्स का। यहीं पर रिसेंटली हम लोगों ने जो ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन दिया वो पोर्ट ब्लेयर में दिया है, फिर उसके बाद हम लोगों ने फर्दर उसका एक्सटेंशन किया हुआ है। ये नेक्स्ट मंथ की जो विजन की मंथली कंपाइलेशन आएगी उसमें आपको साइंस एंड टेक में मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग ये देख लेते हैं कि ज़रूरत क्या है, नीड क्या है ANI को अंडमान निकोबार आइलैंड को मिलिटराइज करने की। ग्रोइंग चाइनीज़ प्रेजेंस, इंडियन ओशन रीजन के अंदर चाइना की जो प्रेजेंस है वो बढ़ती जा रही है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कोलंबो हार्बर के ऊपर उन्होंने अपनी सबमरीन डिप्लॉय की हुई है, ठीक है ना। प्लस में ग्वादर और जिबोती के अंदर अपने वो नेवल बेसिस डेवलप कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ये आइलैंड्स जो है हेल्प करते हैं इंडिया को अपना हमारा जो वाइटल स्टेक है इंडियन ओशन रीजन का उसको सेफ गार्ड करने के लिए, ठीक है। इंडिया ने यहाँ पर अपना पहला ट्राई सर्विस कमांड भी सेटअप किया हुआ है। हमारे आर्म फोर्सेस का जो ट्राई सर्विस कमांड है ना, वो इंडिया का पहला अंडमान निकोबार में ही सेटअप है। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, तो मोर देन 30% जो वर्ल्ड का सी बॉर्न ट्रेड पास होता है वो इसी नैरो रीजन से पास करता है। और ये जो 30% होता है ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, इसी मंथ की ये जो सीरीज़ चल रही है ना, इससे पहले 3 वीडियोज़ आई है। पहली वाली में पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन मैंने पढ़ाया था ना, उसमें इंटरनेशनल रिलेशन का लास्ट टॉपिक था UN क्लॉज। तो इसी प्लेलिस्ट के अंदर आप चेक करोगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा, वहाँ पूरा समझा रखा है कि कौन सा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है एंड अब इसके अलावा जो भी एरियाज़ होते हैं। बफर जोन की अगर बात करें तो इंडिया और बाकी के जो नेशंस प्रेजेंट है IUR के लिए, उनके लिए एक बफर जोन का काम करता है। तो फिर जब हमको नीड पता है तो हमको मिलिटराइज करने में चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। पहली बात तो हमारी अप्रोच के अंदर क्लैरिटी नहीं है। इंडिया की जो डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी है ना, वो सेम पेज के ऊपर नहीं रहती हैं, इसलिए हम लोगों को ये एक बैरियर बन जाता है यहाँ पर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी इंडिया और चाइना के बायलैटरल रिलेशंस के अंदर है ना, ये कॉम्प्लेक्सिटी की बात करना, फोकस करना कॉम्प्लेक्सिटी वर्ड के ऊपर। इसके कारण क्या होगा कि अगर हमारी जो मिलिट्री की प्रेजेंस बढ़ेगी ना अंडमान के अंदर, तो हो सकता है उसका एक रिवर्स इम्पैक्ट हो। चाइना अपनी एग्रेशन इंडियन ओशन रीजन के अंदर और ज़्यादा बढ़ा दे इस चीज़ को लेकर। 2 कंट्रीज़ के बीच में जो आनातानी है, जो एंटी मूवमेंट है वो ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। प्लस में हाँ, बहुत सारी नेबर कंट्री इंडिया को एक बनाई, यानी कि गुड और एक सॉफ्ट पावर का मतलब होता है कि सपोर्टिंग पावर, फेवरेबल पावर कंसिडर करती हैं कि इंडिया उनके ऊपर कभी अटैक नहीं करेगा। इंडिया ने कभी किया भी नहीं है अपने किसी भी नेशन के ऊपर अटैक, दूसरी कंट्रीज ही अटैक करती हैं इंडिया के ऊपर। इंडिया ने सिर्फ डिफेंड किया है और डिफेंस में ही अटैक किया है। तो इस तरह का अगर पावर प्रोजेक्शन इंडिया अंडमान निकोबार आइलैंड में दिखाएगा तो नेबरहुड कंट्रीज़ को भी थोड़ा सा रिस्क हो सकता है कि भाई इंडिया का परसेप्शन फ्यूचर में उनके लिए चेंज ना हो जाए। प्लस में यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारे सेवरल ईयर से एक अंडर सी केबल लिंक बनाने की बात की जा रही है, लेकिन वो अभी तक इनकम्प्लीट है। रिसेंटली हम लोगों ने एक सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पे कनेक्ट किया था चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर का। ये जुलाई मंथ की न्यूज़ है, इसलिए यहाँ पे अपडेट पूरा नहीं है, लेकिन अगस्त का जो आएगा उसमें आपको मिलेगा कि ये पूरा एस्टेब्लिश हो चुका है, इनॉग्रेट कर दिया गया है। आइलैंड्स की बात करें इनहेबिटेशन की तो 572 आइलैंड्स हैं, ठीक है। यहाँ पर 37 इनहेबिटेड है। देखो यहीं पर डेटा गलत आ गया, ठीक है, ऊपर नीचे डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरह के क्या है कि बाकी बहुत सारे रह गए हैं, हंड्रेड्स ऑफ आइलैंड रह गए जहाँ पर ह्यूमन बींग्स की प्रेजेंस नहीं है। वहाँ पर स्मगलिंग वगैरह होती है, इंट्रूजन होता है फॉरेन वेसल्स का, ये भी एक चैलेंज होता है। जोग्राफिक फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो हैवी रेनफॉल होती है, इसके कारण एटलीस्ट 6 मंथ तक वहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं कर सकती कंस्ट्रक्शन वगैरह की। प्लस में अगर करते भी हैं तो इतना डिस्टेंस के ऊपर होता है कि इसमें शिपिंग कॉस्ट बहुत लग जाती है कंस्ट्रक्शन के मटेरियल्स को ले जाने के लिए।
इकोलॉजी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। एनवायरमेंटलिस्ट ने वार्न किया है कि जो रिसेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स थे ना, जो नीति आयोग ने प्लान किए थे कि भाई होटल बनाएंगे, रिजॉर्ट बनाएंगे, ट्रांसशिपमेंट हब बनाएंगे कैंपल बे के अंदर, ये वहाँ की फ्रेजाइल इकोलॉजी, फ्रेजाइल का मतलब होता है वीक इकोलॉजी को डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, ऑलरेडी वहाँ पर बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जिनको क्लाइमेट क्राइसिस के कारण बहुत सारा डेंजर है। इंडिया की प्रेजेंस क्या है इंडियन ओशन के अंदर? मिलिट्री एक्सरसाइज करता है इंडिया इंडियन ओशन में मिलान और मालाबार। देखो मिलान और मालाबार में यहाँ पे डिटेल में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि जो मैंने आपको बताया ना न्यूज़ इन शॉर्ट और जो फैक्ट फॉर प्रीलिम्स आएगा उस सीरीज़ में तो दोनों के दोनों आई हैं, वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। लॉजिस्टिक शेयरिंग के एग्रीमेंट्स हैं हमारे, ठीक है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस, सिंगापुर, साउथ कोरिया के साथ। ऐसा एक सिमिलर हमारा जापान के साथ एडवांस स्टेज में है। एग्जाम्पल की बात करें तो लॉजिस्टिक के एक्सचेंज पोर्ट्स हैं हमारे पास, सबांग पे, चांगी, दुक्म, अगलेगा, चाबहार के ऊपर। अब ये नाम सारे अगर यहाँ पे आ चुके हैं ना, तो ये आपको मैप में लोकेट करने आने चाहिए। ये प्रैक्टिस तो आप देखो खुद ही करोगे, पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि कौन सी लोकेशंस थी जो पिछले 1 साल में न्यूज़ में आई थी। तो ये वाली चीज़ मैंने जो बताऊँगा ना न्यूज़ इन शॉर्ट, उसमें मैंने आपको बता रखा है कैसे लिस्ट प्रिपेयर करनी है, कि वो सीरीज़ देखना तब समझ में आएगा। अंडमान निकोबार कमांड की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास अपना पहला ट्राई सर्विस कमांड है, ठीक है। तो हम लोग पेट्रोलिंग करते हैं अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की। इसके अलावा जो भी हमारे ह्यूमन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ के ऑपरेशंस होते हैं, वहाँ पर भी हम लोग सर्वेलेंस करते हैं ताकि स्मगलिंग वगैरह रोकी जाए, पोचिंग वगैरह रोकी जाए, एंड मैनी मोर थिंग्स। वे फॉरवर्ड किया क्या जा सकता है? इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि हम लोगों को अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के एक ऐसी प्रेफर्ड फॉरेन पॉलिसी कंसिडर करनी पड़ेगी। ये नहीं कि हम दूसरे नेशन के सामने अपनी इमेज अच्छी बना के रखना चाहते हैं और किसी के दबाव में नहीं आना है। हमको अपने नेशन के इंटरेस्ट में रहकर अपनी पॉलिसी को ध्यान से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। प्लस में हम लोगों को ज़रूरत है कि थोड़ा सा इंकरेज करें माइग्रेशन मेन लैंड के। वहाँ का जो अंडमान निकोबार का जो मेन लैंड है ना, वहाँ से लोगों को थोड़ा सा माइग्रेशन में इंकरेज करें कि भाई दूसरे आइलैंड्स के ऊपर भी जाकर इनहेबिटेशन इंक्रीज़ करो, ताकि वहाँ पर प्रेजेंस बढ़ेगी। तो वहाँ पर फॉरेन वेसल वगैरह कौन कौन आते रहते हैं उन सब के ऊपर नज़र रखी जा सकती होगी। आइलैंड्स को डेवलप करते वक्त इंडिया को इंश्योर करना होगा कि उस जगह की जो इकोलॉजी है वो भी रिजर्व रहे, उसको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। सिक्योरिटी सेक्शन में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉन पर्सनल डेटा। और ये क्यों डिस्कशन में आया है, तो रिसेंटली एक ड्राफ्ट रिपोर्ट आया था नॉन पर्सनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क का। इसको रिलीज़ किया गया था रिसेंटली, और यहाँ पर फीडबैक्स मांगे गए हैं कमिटीज़ के द्वारा, जिसको हेड कर रहे थे, मतलब कमेटी जिसने रिलीज़ किया था उसको हेड कर रहे थे क्रिस गोपाल कृष्णन। तो उन्होंने वह एक फ्रेमवर्क वगैरह बनाया था कि जो नॉन पर्सनल डेटा होता है उसको कैसे यूज़ करेंगे, क्या यूटिलाइजेशन होगा उसका। अब उसका ड्राफ्ट बनाया, क्या कुछ काम किया जाएगा, तो उसके ऊपर फीडबैक मांगा है कि आप लोग अपना थोड़ा सा फीडबैक दीजिए। तो बेसिकली कंटेक्स्ट क्या है न्यूज़ का, न्यूज़ में क्यों है, उससे पहले जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि नॉन पर्सनल डेटा क्या होता है, क्या चीज़ होती है ये, ठीक है। पहली बात तो ये पर्सनल डेटा से बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। पर्सनल डेटा के अंदर आपका बेसिकली बहुत सारी एक्सप्लिसिट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि आपका नाम होगा, एज, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, बायोमेट्रिक या फिर बाकी जेनेटिक डिटेल्स होंगी। नॉन पर्सनल डेटा के अंदर इस चीज़ को हम एनोमाइज कर देते हैं, एनोमाइज फॉर्म्स के अंदर। एनोमाइज फॉर्म का मतलब होता है कि हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज़ करके इस डेटा को एनोनमस कर देते हैं, तो उससे आपकी आइडेंटिटी निकल के सामने नहीं आएगी, ठीक है ना। इन्होंने डिफाइन किया कि नॉन पर्सनल डेटा वो कोई भी सेट ऑफ डेटा हो सकता है जहाँ पर आपकी पर्सनल आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है ना। इन एसेंस मीन्स कि कोई भी इंडिविजुअल या फिर लिविंग पर्सन को इस डेटा की हेल्प से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। इसमें कुछ डेटा सेट्स होते हैं जिनको एग्रीगेट और कलेक्ट किया जाता है बहुत सारी मोबाइल ऐप से, वेबसाइट और डिवाइसेस से। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक गवर्नमेंट के पास एक डेटा हो सकता है कि भाई मान लो कितने लोग हैं जो जीमेल यूज़ करते हैं, कितने लोग हैं जो कि रेडिफ मेल यूज़ करते हैं, कितने लोग हैं जो कि क्या कहते हैं अमेज़ॉन ऐप का यूज़ करते हैं, कितने लोग हैं जो कि फ्लिपकार्ट ऐप का यूज़ करते हैं। ये उस टाइप का डेटा होता है, इसको नॉन पर्सनल डेटा बोलते हैं। इसमें आपका पर्सनल कुछ नहीं है, एक तरीके का पब्लिक डेटा कह सकते हो आप इसको, ठीक है। इसके बारे में बात की जा रही है, तो इसके रिगार्डिंग एक रिपोर्ट बनाई गई और उससे पब्लिक से उनके फीडबैक्स मांगे हैं। तो डेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स होता है, ठीक है। इसको सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं। भाई कितने ऐसे लोग हैं जिन लोगों को इस टाइप का खाना पसंद होता है, कितने लोग हैं जिनको उस टाइप का खाना पसंद है, कितने लोगों को फ्लाइट से ट्रैवल करना प्रेफरेबल होता है, कितने लोग शिप से ट्रैवल करना या फिर ट्रेन से या फिर बस से, वो उस टाइप का डेटा की बात कर रहे हैं, ठीक है। With an exponential spurt in the awareness regarding the sanctity of the personal data and the need to safeguard its privacy, there has also been the parallel development to regulate the non-personal data in the line to the proposed। देखो एक
पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 का प्रपोज्ड है, ठीक है ना। उसी की लाइन में हम लोगों ने बात की थी कि जिस तरीके से लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ती जा रही है अपने डेटा को लेकर, अपनी प्रिवेसी को लेकर, हमें ज़रूरत है कि ना सिर्फ प्रिवेसी और डेटा बल्कि इवन जो नॉन पर्सनल डेटा होता है ना, उसको भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है। पैरेलली हमें उसको भी डेवलप करना पड़ेगा कि वहाँ के लिए कोई फ्रेमवर्क हो, उसको भी सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक कमेटी बनाई थी एक्सपर्ट्स की, जिन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है। वहाँ पर पब्लिक का कंसल्टेशन लेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे, ठीक है ना, जो भी एक ये नॉन पर्सनल डेटा के ऊपर जो लॉ बन रहा है ना, उसके रिगार्डिंग। मुझे लगता है अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं आगे। क्लासिफिकेशन क्या की है हम लोगों ने नॉन पर्सनल डेटा की? हमने उसको 3 कैटेगरी में रखा है। पहला है पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा, फिर कम्युनिटी नॉन पर्सनल डेटा और तीसरा है प्राइवेट। पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा का मतलब होता है कि वो डेटा जो गवर्नमेंट या फिर उसकी जो एजेंसीज होती हैं वो कलेक्ट करती हैं, जैसे सेंसस हो गया, जनसंख्या वगैरह टाइप का, ठीक है। टोटल टैक्स रिसीप्ट कितनी होती हैं, वो सब चीज़ें कलेक्ट करना, ठीक है। हालांकि जो ये नॉन पर्सनल डेटा कलेक्ट किया जाता है, जनरेट किया जाता है ना गवर्नमेंट के द्वारा, इसको बहुत ही कॉन्फिडेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है एक लॉ के अंडर, ठीक है ना। बाकी अगर हम बात करते हैं कम्युनिटी नॉन पर्सनल डेटा की, तो जो डेटा आइडेंटिफायर यानी कि सेट ऑफ पीपल के बारे में बताया गया है, कितने लोग हैं एक जोग्राफिकल लोकेशन पे रह रहे हैं, कितने लोग उस रिलीजन के हैं, कितने लोग मेडिकल जॉब चाहते हैं, कितने लोग आईटी की जॉब चाहते हैं, कितने लोगों को फोटोग्राफी करना पसंद आता है, ठीक है ना, या फिर कॉमन सोशल इंटरेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। ये सब बातें नॉन पर्सनल डेटा के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्राइवेट नॉन पर्सनल डेटा की, तो इसको हम लोगों ने डिफाइन किया है कि दोज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल्स विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर और नॉलेज। प्राइवेट नॉन पर्सनल डेटा इज फर्दर सब क्लासिफाइड इनटू सेंसिटिव नॉन पर्सनल डेटा एंड क्रिटिकल नॉन पर्सनल डेटा। बेसिकली आप किसी भी तरह के प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वगैरह की कोई नॉलेज को अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ से निकाल सकते। जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया ही था, ठीक है, ऐप्स वगैरह का यूज़ करके भाई कितने लोग होते हैं कि जो ऑनलाइन के अंदर प्राइम अकाउंट कितने लोगों के पास है, नॉन प्राइम अकाउंट कितने लोगों के पास है। अब आप सोचो कि इसका हमें फ़र्क क्या पड़ता है? आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गवर्नेंस के बहुत काम आता है। बिजनेसेस रन करने के इस टाइप का डेटा बहुत काम आता है, जिनसे पॉलिसीज़ बनाना बहुत ईजी हो जाता है, लॉज बनाना बहुत ईजी हो जाता है। प्लस में इस डेटा को कोई मिसयूज़ भी कर सकता है, इसलिए इसको सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी यही बात करेंगे हम लोग कि क्या ज़रूरत है ऐसे नॉन पर्सनल डेटा को रेगुलेट करने की। डेटा की सेंसिटिविटी को अगर ध्यान रखें, लाइक पर्सनल डेटा, जो नॉन पर्सनल डेटा होता है ये बहुत सेंसिटिव होता है, ठीक है ना। नेशनल सिक्योरिटी की बात करें या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की बात करें, बिजनेस सेंसिटिव भी होता है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी होती है। और अगर ये एनोमाइज डेटा होता है ना, मैंने आपको ऊपर बताया था कि एनोमाइज डेटा वो होता है जहाँ पर हम लोग डेटा ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज़ करके उसको एनोनिमस बना देते हैं, उसमें कुछ पर्सनल आइडेंटिटी नहीं रहती। तो कह रहे हैं कि रिस्क ये भी होता है कि इसका री आइडेंटिफिकेशन किया जा सके, यानी कि एनोमाइज होने के बाद इसको दोबारा से रिट्रीव करके इसमें से पर्सनल आइडेंटिटी निकाली जा सकती है। और दूसरी ज़रूरत है कि राइट होना चाहिए सिटीजन्स का अपने नॉन पर्सनल डेटा के ऊपर, ठीक है। तो रेगुलेशन इंश्योर करेगी कि कम्युनिटी का राइट है ओवर द कम्युनिटी का राइट अपने कम्युनिटी के नॉन पर्सनल डेटा के ऊपर है। लॉ को अश्योर करना चाहिए कि जो भी सिटीजन्स का राइट है उनके पर्सनल डेटा को सिक्योर करने के लिए उसे हमेशा रिस्पेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। इवन अगर उनका जो डेटा है उसको उन्होंने प्रॉपरली एनोमाइज़ किया है तब भी उसको पर्सनली सिक्योर किया जा रहा है। फिर एक डिजिटल इंडस्ट्री रेगुलेट करने की ज़रूरत है हम लोगों को। ऑर्गेनाइजेशंस बहुत टाइम से डिस्कवर कर रही हैं नई वेज़ कि कैसे हम लोग इस डेटा से वैल्यू जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके कारण क्या होता है कि बहुत सारी इसकी इंपॉर्टेंस निकल के आती है। वैल्यू ऑफ डेटा की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट ने ऐसा रियलाइज़ किया है कि उनको ज़रूरत है कि वो हर टाइप के डेटा को रेगुलेट करें, ठीक है, जिसमें पर्सनल भी आएगा और नॉन पर्सनल भी आएगा। जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया ना, जितने तरह के लोग जिस तरह का डेटा प्रोवाइड करते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ बनाना, बिजनेस के स्ट्रेटजीज़ बनाना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। अब हम लोगों के पास डेटा होता है कि भाई इतने लोग होते हैं जो कि ऑनलाइन स्टडी करना प्रेफर करते हैं। अब ऑनलाइन के अंदर कौन सा डेटा यूज़ ज़्यादा हो रहा है? जियो का डेटा ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो अब एयरटेल को और वोडाफोन को पता है कि भैया हमारे डेटा के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो हमें अपनी पॉलिसी में डिफरेंट चेंज लाने की ज़रूरत है। लेकिन क्या हो सकता है कि जियो डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकता है, उस नॉन पर्सनल डेटा को, तो उसको रेगुलेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हम लोगों को ज़रूरत है। इसके ऊपर तो सवाल बन सकता है आपका पूरा नॉन पर्सनल डेटा का रेगुलेशन, ये मतलब क्वेश्चन का हाफ पार्ट बन के आ सकता है। रिपोर्ट ने बाकी रिकमेंडेशंस क्या दिएंगे स्टेक होल्डर्स के और उनके रोल्स के रिगार्डिंग, कि इट रिकॉग्नाइज़ करता है नेचुरल, मतलब ये रिकॉग्नाइज़ करता है नेचुरल पर्सन को, एंटिटी को, कम्युनिटी को
to whom the non-personal data relates as data principals and entities which undertake the collection, storage and the processing of the non-personal data as data custodian। बेसिकली वो लोग जिस सारे के सारे डेटा को हैंडल करेंगे, ठीक है, इनके डेटा प्रिंसिपल्स फॉर्म करेंगे, कलेक्शन करेंगे, स्टोरेज करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है, उनको डाटा कस्टोडियंस का नाम दिया जाएगा। उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इट ऑल्सो इनेबल्स कम्युनिटीज़ और ग्रुप्स ऑफ डेटा प्रिंसिपल्स टू एक्सरसाइज द राइट थ्रू डेटा ट्रस्टीज़। अब डेटा ट्रस्टीज़ भी बनाने पड़ेंगे, डेटा बिजनेस को भी रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। कंसेंट की रिक्वायरमेंट की उन्होंने बात की है, तो उन्होंने क्लासीफाई किया है कि जो इंडिविजुअल्स होंगे ना, जिनका डेटा रिलॉट करता होगा, अगर आपने एनोनिमाइज़ किया है तो उससे पहले आप लोगों को उनका कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, कि आप उनके पर्सनल डेटा को नॉन पर्सनल डेटा के अंदर एनोनिमाइज़ करके यूज़ करना चाहते हो। लोकलाइजेशन ऑफ द डेटा, इन्होंने रिकमेंड किया है कि जो भी सेंसिटिव नॉन पर्सनल डेटा होगा और जो क्रिटिकल नॉन पर्सनल डेटा होगा, उसको जो भी रिक्वायरमेंट होगी ना किसी भी तरह की एप्लीकेशन वगैरह की, पर्सनल डेटा वगैरह की रिगार्डिंग, उसको पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के रूल्स और लॉज के अंडर ही लगाकर हम लोग उसको लोकलाइज कर सकते हैं, ताकि उसकी जहाँ भी रिक्वायरमेंट हो उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। पर्पज़ क्या है डेटा शेयरिंग का? रिपोर्ट ने कंटेम्पलेट किया है 3 ब्रॉड पर्पजेज़ के ऊपर डेटा शेयरिंग के रिगार्डिंग। पहला तो सॉवरेन पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, इसको गवर्नमेंट यूज़ करेगी, ठीक है ना। रेगुलेटर्स और लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ यूज़ करेंगी, साइबर सिक्योरिटी वाले, क्राइम इन्वेस्टिगेशन वाले, पब्लिक हेल्थ वाले, सेक्टरल डेवलपमेंट्स वाले, ठीक है। फिर आगे कोर पब्लिक इंटरेस्ट पर्पजेज़, इसको यूज़ किया जा सकता है जनरल और कम्युनिटी के यूज़ के लिए, रिसर्च इनोवेशन के लिए, इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए, यहाँ पर भी रिसर्च इनोवेशन आएगा, बिजनेस डूइंग के लिए आ जाएगा, ठीक है। लोगों को ट्रेन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मशीन लर्निंग सिस्टम्स के लिए, वहाँ पे इस डेटा का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। फिर हम लोगों को ज़रूरत है कि एक नॉन पर्सनल डेटा अथॉरिटी भी क्रिएट किया जाए, जहाँ पर कलेक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज का काम किया जाएगा। अब इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे कि कैसे ये लोग डेटा का कस्टोडियन बनाएंगे, डेटा के ट्रस्टीज़ बनाएंगे, डेटा के ट्रस्ट बनाएंगे। जो भी इन लोगों को डेटा को हैंडल करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, गवर्नेंस चाहिए, रिसर्च चाहिए, वो सारा का सारा काम NPDA के अंदर आ जाएगा। NPDA कंसल्टेशन के साथ काम करेगा, वो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के साथ काम करेगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करेगा, ठीक है। जो भी इश्यूज़ होंगे सारे के सारे री आइडेंटिफिकेशन के, डेटा शेयरिंग के, कलेक्टिव पार्ट, प्राइवेसी वगैरह के, हर चीज़ जो होगी वो NDPA के अंदर दे देंगे हम लोग। क्रिएशन ऑफ नॉन पर्सनल डेटा पॉलिसी स्विच एज अ सिंगल डिजिटल क्लियरिंग हाउस to address the issues around conflicting rules of data trustees over the same body of non-personal data, the non-proposals a digital non-personal data policy switch। अब ये लोग एक नॉन पर्सनल डेटा पॉलिसी स्विच के बारे में बात कर रहे हैं। ये सिंगल डिजिटल क्लियरिंग हाउस बनेगा। इनका काम क्या होगा? ये उन इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे जो कन्फ्लिक्टिंग रूल्स होंगे ना डेटा ट्रस्टीज़ के एक ही बॉडी के अंदर, उन सबको एड्रेस करने के लिए पॉलिसी स्विच बनाना चाहते हैं, NPD पॉलिसी स्विच। रिसर्च प्रमोट करना चाहेंगे। रिपोर्ट ने रिकमेंड किया है कि डेटा स्पेसेस एस्टैब्लिश करो, डेटा ट्रस्ट बनाओ, क्लाउड इनोवेशन लैब्स बनाओ, रिसर्च सेंटर्स क्रिएट करो, ठीक है ना, ताकि ये फिजिकल एनवायरनमेंट की तरह काम करेंगे, जहाँ पर हम लोग इस पूरे के पूरे डेटा को इम्प्लीमेंट करेंगे, डिजिटल सॉल्यूशंस क्रिएट करेंगे, इनकी टेस्टिंग करेंगे, ठीक है, डेटाबेस रिसर्च करेंगे यहाँ पर। ओके, एक चीज़ हम लोग ऊपर देख लेते हैं कि इश्यूज़ क्या हैं इस ड्राफ्ट रिपोर्ट के तहत। उनका कि प्रिवेसी के कंसर्न बहुत सारे हैं कि भैया जो डेटा आप यूज़ करोगे सर्वेलेंस वगैरह के लिए, ठीक है ना, ये तो मे भी हो सकता है कि लोगों को पोटेंशियली एक डिस्करेजमेंट मिले कि यार हमारा डेटा गवर्नमेंट यूज़ कर रही है अपने बिजनेस के लिए, इनोवेशन ग्रोथ के लिए, तो लोग थोड़ा सा डिस्करेज हों इस चीज़ को। प्लस में ये दूसरे लॉज के साथ सिंक करता है नहीं करता है। इंडिया के पास अभी तक कोई पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ आया नहीं है, ठीक है, तो उस तहत पर आप ऐसे टाइम पर आप एक ऐसी कमेटी सेटअप कर रहे हो जो कि नॉन पर्सनल डेटा के ऊपर काम कर रही है, उसका लॉ बनाएगी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इशू होता है इस चीज़ को कि लॉ तो है नहीं लेकिन आप कमेटी बना रहे हो। ओके, क्लैरिटी नहीं है रोल ऑफ पार्टिसिपेंट्स की, जो रेगुलेशन है उसको बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, कि सर्टेनिटी देनी चाहिए कि भाई क्या क्या मार्केट, कौन कौन मार्केट के पार्टिसिपेंट्स होंगे, ठीक है, किसको क्या रोल दिया जाएगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर। फिर ये नॉन कॉपीराइट डेटा के साथ क्लैश भी करता है। इंडिया ने जो WTO का ट्रिप्स है ना उसको साइन किया हुआ है, जहाँ पर जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के स्टेटस को, बाकी सब कंपाइलेशन वगैरह को रिकॉग्निशन भी देता है। तो इंडिया ने अपना कॉपीराइट का जो प्रोटेक्शन था ना कंप्यूटर डेटाबेस का, उसको 1999 में एक्सटेंड भी किया था। यानी कि आपकी कोई चीज़ होती है, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, वो आपके अंडर में आपकी परमिशन के बिना यूज़ नहीं की जा सकती है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर हमको ज़रूरत है कि हम लोग एक थोड़ा सा डिमार्केशन करें, बाउंड्री सेट करें कि भाई पर्सनल डेटा क्या होगा, किसको शेयर करना है, किसको शेयर नहीं करना है, नॉन कॉपीराइट नॉन पर्सनल डेटा क्या होगा, ठीक है, उसको पब्लिक रिसोर्स के लिए यूज़ करना भी है या नहीं करना है। ये थोड़े से इश्यूज़ रहेंगे इस रिपोर्ट के तहत। कंक्लूजन क्या हो सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रेगुलेशन के लिए कि जो भी नॉन पर्सनल डेटा के साथ डील कर रही है कि वो इसका फ्री फ्लो प्रोवाइड करें,
ठीक है ना। डेटा का जो एक्सेस होना चाहिए कम्युनल बेनिफिट्स के लिए होना चाहिए, एक डिजिटल इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए होना चाहिए, प्लस में इनोवेशन को और एक लार्जर इकोसिस्टम को एस्टैब्लिश करने के लिए इनको सपोर्ट भी करना चाहिए। ऑलराइट, लोगों का प्रिवेसी राइट्स वगैरह को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ इट। 4.3 स्पेस वॉरफेयर, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और ये फ्यूचर में भी न्यूज़ में काफ़ी रहेगा। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, यूएस और यूके ने एक्यूज़ किया था, इल्ज़ाम लगाया था रशिया के ऊपर कि उन्होंने टेस्ट फायर की एक एंटी सैटेलाइट वेपन स्पेस के अंदर, जिसके कारण स्पेस वॉरफेयर के कंसर्न जो हैं वो बढ़ चुके हैं। स्पेस वॉरफेयर में क्या होता है, ठीक है ना। स्पेस वॉरफेयर में होता है आप ग्राउंड से स्पेस में अटैक करते हो किसी सैटेलाइट के ऊपर, अर्थ से, ठीक है, या फिर आप स्पेस में एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट के ऊपर अटैक करते हो, या फिर आप स्पेस में किसी सैटेलाइट से ग्राउंड के ऊपर किसी टारगेट के ऊपर अटैक करते हो। इसको बोलते हैं स्पेस वॉरफेयर, ठीक है। एडवेंट कब बिगन हुआ था, 1962 के अंदर यूएस ने स्टार्टिंग की थी। उन्होंने ग्राउंड बेस्ड एक न्यूक्लियर वेपन जो था ना स्पेस के अंदर, उसको एक्सप्लोड कर दिया था, जिसके कारण बाद में निकल के आई थी आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 की। देखो ओएसटी, इसको हम ओएसटी से रेफर करेंगे। एक और ओएसटी भी होती है, एक होती है ओपन स्काई ट्रीटी, वो भी रिसेंटली न्यूज़ में थी, इनसाइट के डेली न्यूज़ में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये होगा कि आप लोग मुझे बताइए कि ओपन स्काई ट्रीटी न्यूज़ में क्यों थी और उसमें क्या चेंजेस लाए गए थे बड़े। एक बार आउटर स्पेस ट्रीटी के बारे में देख लेते हैं। एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस लॉ को लेकर एक बेसिक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है। इसको एडमिनिस्टर करते हैं यूएन की कमेटी है, पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस। इंडिया इसका सिग्नेटरी है और रेटिफाई किया था 1982 के अंदर। 3 की प्रिंसिपल है कि स्पेस को सभी कंट्रीज़ के पर्सनल बेनिफिट के लिए एक्सप्लोर करो, यूज़ करो, ठीक है ना। नॉन अप्रोप्रिएशन ऑफ आउटर स्पेस, यानी कि इंक्लूडिंग द मून एंड अदर सेल्सियस बॉडीज़ बाय एनी नेशन, कोई अप्रोप्रिएशन नहीं होगा। प्रोहिबिशन किया था कि किसी भी तरह के न्यूक्लियर वेपन्स आप स्पेस में नहीं लेके जाओगे, स्पेशली जो WMD होते हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये आउटर स्पेस में आप बिल्कुल नहीं लेके जाओगे। इसके अलावा भी बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं आउटर स्पेस में रेगुलेशंस के लिए। मून एग्रीमेंट है 1975 का, 79 का, भी इंश्योर करता है कि मून और बाकी जो सेल्सियस बॉडीज़ है ना, इनको एक्सक्लूसिवली पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ किया जाए, ठीक है ना, और वहाँ का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। एक लाइबिलिटी कन्वेंशन है 1972 का, इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स बताए थे किस तरीके का लाइबिलिटी होगी अगर कोई भी डैमेज होता है स्पेस ऑब्जेक्ट्स के द्वारा। फिर एक रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन है 1975 का, यहाँ पर स्टेट्स को रजिस्टर करने पड़ते थे जो भी ऑब्जेक्ट्स वो लॉन्च करेंगे आउटर स्पेस के अंदर यूनाइटेड नेशन के साथ में। फिर एक PTBT है, एक थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे भी यूज़ होगी तो ध्यान में रखना। PTBT क्या है, यहाँ पर हम सभी टेस्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स को, जो कि न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्टिंग आउटर स्पेस में प्रोहिबिट करते हैं, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। इसी तरीके से हमारी एक न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी में न्यूक्लियर के टेस्ट को लेकर भी जो बैन ट्रीटी है ना, वो भी है, वो आती रहती है न्यूज़ के अंदर। इंडिया का उस रिगार्डिंग थोड़ा सा इशू चल रहा है उसके ऊपर, एक बार आई भी थी, मैंने पढ़ाया भी था, फिर भी न्यूज़ में दोबारा आएगी तो पढ़ा देंगे। एग्जिस्टिंग और फ्यूचर स्पेस वेपन्स के ऊपर देख लेते हैं। पहले तो होते हैं 2 टाइप की बात की जा रही है, एक तो होता है काइनेटिक फिजिकल वेपन्स, दूसरा नॉन काइनेटिक फिजिकल वेपन्स, तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक अटैक और चौथा होता है साइबर अटैक। पहले देखते हैं काइनेटिक फिजिकल वेपन्स क्या चीज़ होती हैं। दीज एटम्स अटैक टू स्ट्राइक डायरेक्टली, ठीक है ना, किसी भी वॉर हेड को एक सैटेलाइट के आसपास वगैरह डायरेक्टली डेटोनेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ग्राउंड स्टेशन के ऊपर या फिर एंटी सैटेलाइट वेपन के तहत, उसको बोलेंगे हम एसेट। एसेट का ध्यान रखना, एसेट 2 तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट असेंट और एक होता है को ऑर्बिटल। डायरेक्ट असेंट का मतलब होता है कि हम ग्राउंड से उसे लॉन्च करते हैं स्पेस में एक सैटेलाइट को हिट करने के लिए। को ऑर्बिटल का मतलब होता है कि ये ऑलरेडी ऑर्बिट में प्लेस्ड होता है और इसके पास मनूवरिंग एबिलिटीज़ होती हैं, तो ये स्पेस टू स्पेस में अटैक कर सकता है। फिर होते हैं नॉन काइनेटिक फिजिकल वेपन्स। ये वो वेपन्स होते हैं जिनके फिजिकल इफेक्ट्स होते हैं सैटेलाइट्स के ऊपर, ठीक है ना, और ग्राउंड स्टेशंस के ऊपर, लेकिन इनका कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता, जैसे कि लेज़र्स हो गया, हाई पावर्ड माइक्रोवेव हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक पल्स EMP वेपन्स हो गए। ये लेज़र्स का रूल अगर मैं आपको बताऊं तो रिसेंटली जो 15 अगस्त को जो स्पीच हुई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी की रेड फोर्ट के ऊपर, तो DRDO ने पहली बार वहाँ पर लेज़र गन्स इस्टेब्लिश की थी कि जस्ट इन केस अगर कोई ड्रोन वगैरह आते हैं और उनसे कोई डेंजर होता है तो उनको वो लेज़र गन काफ़ी तकरीबन 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस से डिस्ट्रॉय कर सकती है। फिर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक अटैक। ये टारगेट करते हैं जो मीन्स होता है ना, जिसके तहत जो स्पेस सिस्टम्स में ट्रांसमिट किया जाता है, डेटा वगैरह रिसीव किया होता है, उसको जैम कर देते हैं या फिर उसकी रेडियो फ्रिक्वेंसी को स्पूफ कर देंगे। स्पूफ करने का मतलब होता है कि एक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अटैक होता है जहाँ पर जो अटैकर होता है ना, वो एक रिसीवर को ट्रिक कर देता है और उसको रिसीवर को लगता है कि कोई ओरिजिनल सिग्नल रहा, लेकिन एक फेक सिग्नल से उसको ट्रिक कर देते हैं, जो कि अटैकर बना के भेजता है।
ठीक है, और जिसको जो रिसीवर होता है ट्राई करता है रिसीव करने की। तो ये भी एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक अटैक होता है स्पूफिंग का। साइबर अटैक भी होते हैं, वहाँ पर सैटेलाइट्स को टारगेट करते हैं, उसके जो भी वो डेटा वगैरह मॉनिटर कर रही होती है सैटेलाइट, ट्रैफिक पैटर्न्स वगैरह को, ठीक है। इसमें कुछ फॉल्स या फिर करप्टेड डेटा इंस्टॉल कर देते हैं सिस्टम के अंदर, ये भी एक इशू होता है। पॉसिबल कंसर्न क्या है वॉर के आउटर स्पेस के अंदर? कॉन्सिक्वेंसेस, सॉरी कंसर्न नहीं कॉन्सिक्वेंस। अगर आउटर स्पेस में वॉर हो जाता है तो उससे होगा क्या? सबसे पहली चीज़ होती है स्पेस डेब्री। डेब्री का मतलब डेब्रिस नहीं होता, इट को डेब्री बोलते हैं। स्पेस डेब्री की अगर हम बात करें तो जो भी ऊपर जो भी स्मैश वगैरह हो रहा था, जो भी टकराव हो रहा था, उसके कारण जो भी पार्टिकल्स या फिर सिस्टम वगैरह टूट रहे होते हैं, वो सारा कूड़ा करकट स्पेस में ही घूम रहा होता है, ठीक है। और वो आपस में टकराता है तो वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं कैसलर सिंड्रोम, ठीक है। इसका एक कास्केडिंग इफेक्ट होता है और ये कॉन्टिन्यू रहता है। तो स्पेस डेब्री जो है वो जब से हम लोगों ने स्पेस का एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया तब से वो बढ़ता ही जा रहा है। फिर इसके कारण इकोनॉमिक लॉस बहुत ज़्यादा होगा। इतने महंगे महंगे हम लोग स्पेस के इंफ्रास्ट्रक्चर बना के भेजते हैंगे, उसका सबका डिस्ट्रक्ट हो जाना तो बहुत सारा इकोनॉमिक लॉस होता है, ठीक है। इसके कारण बहुत सारा डैमेज होता है लाइफ और प्रॉपर्टी को भी, ठीक है ना। डिफिकल्टीज इन द रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, ए सर्टेन काइंड ऑफ अटैक्स इन स्पेस विल नॉट बी इजीली एट्रीब्यूटेड टू एनी वन स्टेट ऑफ नॉन स्टेट एक्टर। अब स्पेस में जो अटैक हो रहे हैं, आप किसी एक स्टेट के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, ये भी एक बहुत तरीके का एक कॉन्फ्लिक्ट ही रहेगा, ठीक है। इसके कारण एक फुल फ्लेज्ड वॉर भी अर्थ के ऊपर हो सकता है। तो फैक्टर्स क्या क्या हैं जो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी तरीके की पोटेंशियल आर्म रेस के स्पेस में? सेंट्रलिटी ऑफ स्पेस इन द नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस, अर्ली वार्निंग असेट्स, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, वेदर सैटेलाइट्स, ये बहुत क्रिटिकल होते हैं नेशनल डिफेंस के लिए। इसलिए नेशंस जो हैं बहुत कीन होते हैं इस तरीके के काउंटर स्पेस एबिलिटीज़ डेवलप करने के लिए, ताकि अपने स्पेस एसेट को वो लोग सेव कर सकें। रैपिड डेवलपमेंट्स हुए हैं स्पेस टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, ठीक है ना, विद द इमरजेंस ऑफ माइक्रो और नैनो सैटेलाइट्स, हायर मनूवरिंग कैपेबिलिटीज अमंग सैटेलाइट, सैटेलाइट के जैमर्स, कॉम्पैक्ट स्पाई सैटेलाइट्स, इम्प्रूव्ड साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर एट्सेट्रा, ये सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुए हैं। इनकी काउंट भी इंक्रीज़ हुआ है, इनकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। दैन प्रोटेक्टिंग द कमर्शियल इंटरेस्ट इन द आउटर स्पेस, माइनिंग करना, कमर्शियल एक्सप्लोटेशन करना एस्ट्रॉयड का और सेलेशियस बॉडीज़ का, ये बहुत, इसमें भी बहुत पोटेंशियल हो सकता है कि जियोपॉलिटिकल कंटेस्टेशन हो जाए इनके कारण, कौन कितना करेगा, कौन किस एस्ट्रॉयड को एक्सप्लोर करेगा, कौन नहीं करेगा। स्पेस को हम लोग एक दूसरा फाइटिंग डोमेन की तरह देख रहे हैं अभी। एक क्राइसिस सिचुएशन के अंदर, एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, एक स्टेट जिसके पास एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी होती है, उसको एक इंसेंटिव मिल सकता है कि ना, कि दूसरे इंसान को वो फोर्स करे या थ्रेट करे, या फिर उसकी दूसरे की कोई सैटेलाइट वगैरह को टेम्परली जैम कर दे अगर उनका अर्थ के ऊपर अपना कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, किसी भी तरीके का कंटेंटेशन हो उनके बीच में। चैलेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर थ्रू डोमिनेंस इन स्पेस, अगर आपके पास स्पेस में एक एडवांस एबिलिटी है लेकिन आपके पास अर्थ में इतनी नहीं है और आप किसी कंट्री को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आपके पास एक चांस होगा कि आप स्पेस में डोमिनेट करके नीचे उनको मैनिपुलेट कर सकते हो। एब्सेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल ट्रीटी टू द काउंटर वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस, पीटीबीटी है और ओएसटी है ज़रूर, लेकिन अभी भी हमारे पास कोई ऐसा बहुत ही एक्सटेंसिव लेवल की कोई इंटरनेशनल ट्रीटी नहीं है जिससे हम लोग स्पेस के अंदर वेपनाइजेशन को बैन कर सकें। क्योंकि रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि यूएस ने अपनी स्पेस फोर्स को, यूएस के प्रेसिडेंट ने उनको एक नोट दे दिया था कि सहमति दे दी थी कि आप काम कर सकते हो इस पर स्टार्ट। लो लेवल्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन ड्यूअल यूज़ नेचर स्पेस प्रोग्राम, इन्फॉर्मेशन की बहुत कमी है, नेशंस अपने आप आपस में इन्फॉर्मेशन में शेयर नहीं करते अपने स्पेस प्रोग्राम्स के बारे में, ठीक है। तो इसके कारण एक डिस्ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है कि भैया हर एक सैटेलाइट जो जा रही है वो स्पाई की तरह है, वेपन की तरह है, फिर किस काम से ली जा रही है ऊपर। ग्लोबल डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं, ठीक है ना, जो स्पेस के पीस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। यूएस के स्पेस फोर्स की बात करें तो यूएस ने अपने एयर फोर्स स्पेस कमांड को ट्रांसफॉर्म कर दिया था यूएस स्पेस फोर्स के अंदर। एक डेडिकेटेड मिलिट्री ब्रांच है उनकी जो यूएस का जो इंटरेस्ट है स्पेस में उसको प्रोटेक्ट करेगी। फ्रांस ने अपना पहला फ्रेंच स्पेस डिफेंस स्ट्रेटजी 2019 में रिलीज़ कर दिया था। ईरान ने रिसेंटली एक मिलिट्री रिकॉनेसेंस सैटेलाइट रिलीज़ की जिसका नाम था नूर, नूर का मतलब होता है लाइट। एक रॉन्डेव्यू और प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशन है, इसको कंडक्ट किया था यूएस से, चाइना और रशिया ने। जनरली इन कामों को हम लोग अपने सिविल, ये रॉन्डेव्यू और जो प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशंस होते हैं आरपीओ, इनको जनरली कंडक्ट किया जाता है सिविल और कमर्शियल पर्पज़ के लिए, जैसे सर्विसिंग करना, रिपेयर करना, रिफ्यूलिंग करना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का या फिर वहाँ पर जो सैटेलाइट्स वगैरह होती हैंगी। लेकिन वो कंट्रीज़ जिनके जो विद सैटेलाइट्स नियर सच ऑपरेशंस ग्रो हाईली सस्पिशियस, क्योंकि इनका पोटेंशियल हो सकता है कि भाई ये जो सैटेलाइट्स हैं इनको सर्विलेंस के लिए या फिर वेपन के लिए यूज़ किया जा रहा हो, क्योंकि भी पता नहीं ना आपको, स्टेट में ऊपर स्पेस में इतनी सारी सैटेलाइट्स हैं, नोबडी नोज ना कि किस कंट्री ने किस सैटेलाइट के अंदर कैसे वेपन्स प्लेस किए हुए हैं।
कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो इंडिया की काउंटर स्पेस कैपेबिलिटीज़ क्या है, फिर हम लोग वे फॉरवर्ड पढ़ेंगे। हमने 2019 में मिशन शक्ति एस्टेब्लिश किया था। उसके बाद इंडिया 4th कंट्री बन गया था वर्ल्ड के अंदर, यूएस, रशिया और चाइना के बाद, जिन्होंने सक्सेसफुली अपना एसैट यानी कि एंटी सैटेलाइट वेपन मिसाइल को टेस्ट किया था। लो अर्थ ऑर्बिट में हम लोगों ने एक सैटेलाइट को टारगेट किया था। डिफेंस स्पेस एजेंसी, इसको इस्टेब्लिश किया था हम लोगों ने, जो कमांड करेगा हमारे स्पेस एसेट्स जो भी होते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, प्लस में जो मिलिट्री की एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी होती है। और डीएसआरओ है हमारा डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रहे डीआरडीओ नहीं है, ये डीएसआरओ है। ये हम लोगों ने क्रिएट किया था। यहाँ पर हम लोगों को टेक्निकल और रिसर्च सपोर्ट मिलता है डीएसए को, जो हमारी डिफेंस स्पेस एजेंसी है उसको। फिर आईएनडी स्पेस ईएक्स, इन्होंने स्पेस वॉरफेयर एक्सरसाइज को सिमुलेट किया था 2019 में। सिमुलेट करने का मतलब होता है कि वैसा ही एनवायरनमेंट अर्थ के ऊपर क्रिएट किया था कि अगर स्पेस में कुछ वॉरफेयर होता है तो उसको कैसे कंडक्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं वे फॉरवर्ड की। एक नई स्पेस ट्रीटी की हमको ज़रूरत है, जहाँ पर बहुत ही रोबस्ट वेरिफिकेशन हो हर एक मैकेनिज़्म का कि स्पेस में क्या कुछ डिप्लॉय किया जा रहा है, किस तरह का मटेरियल जा रहा है। एक आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है ना, जो प्रोहिबिट करेगा किसी भी तरीके का आप ऑफेंसिव और डिफेंसिव वेपन स्पेस में नहीं लेके जाओगे। फिर कंट्रीज़ के बीच आपस में बहुत बड़ा कोऑपरेशन होना चाहिए, रेस्पेक्ट करें एक दूसरे का टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ को, सैटेलाइट्स को, जो कि आसपास में लोकेटेड हैं एक दूसरे के और रेगुलरली मूवमेंट में रहती हैं। 8th इज़ कल्चर, और उसमें 8.1 एक ही टॉपिक है, गुज्जर प्रतिहाराज। एक 9th सेंचुरी की बहुत ही रेयर सैंडस्टोन की जो आइडल थी, स्टैचू थी, राजस्थान के टेम्पल से इसको स्मगल किया गया था 1998 में। वो इंडिया में भी रिटर्न की जा रही है, ठीक है। उसका नाम है नतीसा। एक बहुत ही रेयर है, ठीक है, प्रतिहार स्टाइल का आर्किटेक्चर है, राजस्थान से बिलोंग करती है। ओरिजिनली जो बरौली है राजस्थान में, वहाँ के घटेश्वर टेम्पल है, वहाँ से बिलोंग करती है। इसके ऊपर लॉर्ड शिवा 4 फीट के उनको डिपिक्ट किया गया है, ठीक है। गुज्जर प्रतिहार जो थे, उनका प्रतिहार स्टाइल जो था वो 800 से 900 एडी के दौरान काफ़ी प्रचलित था। अगर आप मैप में देखते तो आपको जो डार्क सेक्शन दिखाई दे रहा है, नदर्न रीजन के अंदर ही ज़्यादा डोमिनेट करते थे। हम लोगों को स्टैटिक पार्ट देखना होगा थोड़ा सा रिवीजन के लिए, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में। इन्होंने बेसिकली नदर्न इंडिया को रूल किया था मिड 8th से 11th सेंचुरी तक, और ये राजपूत के जो 4 पैट्रिलियल क्लैंस थे, कास्ट ग्रुप्स के, जिनको राजपूत रेफर करते थे हम लोग, उनमें से फर्स्ट थे ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात करें तो नागभट्ट 1 थे, जिन्होंने अरब की आर्मीज़ को कंटेन कर लिया था, जिसके कारण उनका फेम जो था वो लेट 8th सेंचुरी में इंक्रीज़ हो गया था। नागभट्ट 2 थे, मिहिर भोज थे, महेंद्रपाल 1 थे, ये इनके बाकी इंपॉर्टेंट रूलर्स थे। एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री की बात करें तो बेसिकली जो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो आइडिया था वो गुप्ता एम्पायर और हर्षवर्धन के आइडिया से बहुत मैच करता था, ठीक है। बहुत सारे एरियाज थे जिनको उन्होंने डायरेक्टली एडमिनिस्टर किया था सेंटर के द्वारा, और बहुत सारे थे जिनको प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया था, जिनको भुक्ति बोलते थे, और डिस्ट्रिक्ट भी थे रेस्पेक्टिवली, और जिनको गवर्न करते थे गवर्नर्स के द्वारा उपारिका, डिस्ट्रिक्ट हेड होते थे विश्यपति। गवर्नर और जो डिस्ट्रिक्ट हेड थे, इनका काम था लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना, और उनके वहाँ पर जो भी आर्मी स्टेशन होती थी उनकी हेल्प से वो लोग लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करते थे। बहुत ही वेल नोन कैवलरी थी उनके पास। वो जो हॉर्सेस थे वो सेंट्रल एशिया और अरेबिया से इंपोर्ट किए जाते थे। आर्किटेक्चर की बात करें तो प्रतिहार ने एक्सटेंड किया था गुप्ता आर्किटेक्चर के ट्रेडिशन को, ठीक है। इन्होंने फुल फ्लेज मंडप ऐड किया था सिंगल श्राइन टेम्पल के अंदर, और मंडोवरा 2 गॉट आर्टिकुलेटेड इनटू आइदर द त्रिरथ और द पंचरथ प्लान। एग्जाम्पल है गदरमल टेम्पल है, बधो प्रतिहारी एट्सेट्रा है। गुजर प्रतिहार जो थे अपने ओपन पवेलियन टेम्पल्स के लिए बहुत जाने जाते थे। इसके अलावा उनको जाना जाता था उनका जो न्यू स्पेस कॉन्सेप्ट था, स्ट्रक्चरल फंक्शन कॉन्सेप्ट मोटिव्स वगैरह जो होते थे, बेसिकली जो बिलोंग करते थे नागर स्टाइल ऑफ टेम्पलर आर्किटेक्चर से। जिन लोगों ने आर्ट एंड कल्चर का पढ़ लिया होगा उनको मालूम होगा कि नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या होता है, द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या होता है, कलिंग आर्किटेक्चर क्या होता है। ओके, ट्रेड एंड इकोनॉमी की अगर बात करें तो इकोनॉमी जो थी गुजर प्रतिहार की वो मेनली वहाँ की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट थी। जितना भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू आता था वो वहाँ के सारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन से ही डिराइव किया जाता था। हॉर्सेस बहुत ही इंपॉर्टेंट कमोडिटी होती थी। कमोडिटी का मतलब होता है कमर्शियल ऑब्जेक्ट्स। प्राइमरी जो लिटरेरी सोर्सेज थे उनके अंदर अरब मर्चेंट्स के बारे में बहुत कुछ था। सुलेमान अल मसूदी और पोएट राजशेखर थे महेंद्रपाल वन के कोर्ट के अंदर। नेक्स्ट है नाइन्थ एथिक्स। एथिक्स में भी 9.1 एक ही टॉपिक है हमारा, सोशल एंड इमोशनल लर्निंग,
ठीक है। रिसेंटली यूनेस्को के MGIEP ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसका टाइटल था द रीथिंकिंग लर्निंग, अ रिव्यू ऑफ द सोशल एंड इमोशनल लर्निंग फॉर एजुकेशन सिस्टम। SEL से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सोशल इमोशनल लर्निंग का एजुकेशन में क्या चल रहा है, पहले क्या सिनेरियो था, प्रेजेंटली क्या है, फ्यूचर के अंदर कैसे एनवाइसेज किया जा रहा है। यूनेस्को MGIEP क्या है, ये इनिशिएटिव 2009 में स्टार्ट किया गया था। करंटली ऑपरेट करता है एक इंस्टीट्यूट की तरह, ठीक है ना, आउट ऑफ इट्स इंडिपेंडेंट ऑफिस न्यू दिल्ली के अंदर। इसका फोकस है UN के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 4.7 है टुवर्ड्स एजुकेशन टू बिल्ड अ पीसफुल एंड सस्टेनेबल सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड, इस गोल को अचीव करना। मोर इन द न्यूज़, द रिपोर्ट रिव्यूज द लेटेस्ट रिसर्च ऑन सोशल इमोशनल लर्निंग, इट्स इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट हेल्थ, स्टूडेंट क्लाइमेट एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेटिव रोल इन बिल्डिंग हैप्पियर क्लासरूम्स। इस रिपोर्ट में बताया गया कि SEL का इम्पैक्ट स्टूडेंट की हेल्थ पे क्या होगा, स्कूल के क्लाइमेट पे क्या होगा, और हैप्पियर क्लासरूम्स बिल्ड करने में इसका क्या रोल हो सकता है। MGIP बहुत क्लोजली वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ HRD के साथ, जिसका नाम चेंज हो चुका है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, एज वेल एज बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के साथ SEL को एजुकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। SEL होता क्या है और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सोशल इमोशनल लर्निंग को डिफाइन किया गया एक प्रोसेस होता है जिसके तहत जो बच्चे और अडल्ट जो होते हैं वो इमोशंस को मैनेज करना सीखते हैं, कैसे सेट करना है और अचीव करना है पॉजिटिव गोल्स, फील करना है, एम्पैथी दिखानी दूसरे के प्रति। एम्पैथी का मतलब होता है टू शो अ पॉजिटिव फीलिंग, अ गुड फीलिंग टुवर्ड्स अदर, और एस्टेब्लिश एंड मेंटेन पॉजिटिव रिलेशनशिप, मेक रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस। ये सोशल और इमोशनल लर्निंग का पार्ट होता है। इसी कंटेक्स्ट में सोशल और इमोशनल लर्निंग के जो प्रोसेस होते हैं, इट एज्यूम्स इंपॉर्टेंस एट द न्यूरोलॉजिकल लेवल एज वेल एज जो डिसीजन मेकिंग होता है इज़ नॉट प्योरली अ रैशनल प्रोसेस। ओके, डिसीजंस जो होते हैं ये कॉन्फ्लुएंस होता है, एक मिली भगत होती है रैशनल और इमोशनल ब्रेन की। पहले ये एज्यूम किया जाता था कि जो इमोशंस थे वो जिस एरिया से अराइज करते थे वो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड था, ठीक है ना, और वो हमारे नेचुरल रिएक्शन का पार्ट थे। लेकिन बाद में रिसर्च ने सजेस्ट किया कि जो ह्यूमन का जो ब्रेन होता है उसकी कैपेसिटी होती है चेंज करने की और रिक्वायर करने की अपने रिस्पॉन्स के प्रति किसी एक्सपीरियंस में। इस कैपेसिटी, जो ब्रेन की कैपेसिटी होती है रिवायर करने की, इसी को बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। सोशल इमोशनल लर्निंग एक सोर्स होता है मोटिवेशन, पॉजिटिविटी और एथिकल बिहेवियर का। सोशल इमोशनल लर्निंग को हम लोग एसेंशियल टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, हमारे ब्रेन को ट्रेन करने के लिए, ताकि वो हमारे नेगेटिव इमोशंस को, जैसे फियर और एंगर होता है, इन सबको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि होप और कॉन्फिडेंस। प्लस में ह्यूमन बींग्स को हेल्प करता है अपने आप को काम करने में, कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली और रेस्पेक्टफुली रिजॉल्व करने में, एथिकल और सेफ चॉइसेस बिल्ड करने में। पोटेंशियल क्या है हमारे SEL का, जो कि इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है? इट विल इम्प्रूव द एकेडमिक अचीवमेंट, ठीक है ना, इसका इम्पैक्ट होगा हमारे ग्रोस नेशनल इनकम के ऊपर कंट्रीज़ के। ये बूस्ट करेगा हमारा जो रिटर्न होता है टीचर्स की ट्रेनिंग का। चिल्ड्रन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था SEL प्रोग्राम्स में, उन्होंने उन बच्चों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है जिन्होंने SEL के प्रोग्राम से पार्टिसिपेट नहीं किया। रिपोर्ट ने सजेस्ट किया है जो प्रोडक्टिविटी थी, ठीक है ना, जो लॉस हुआ था हमारा बाय नॉट स्पेंडिंग ऑन SEL इंटरवेंशंस, वो अबाउट 29% है हमारे ग्रोस नेशनल इनकम का। प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स जो शो करते हैं वो दिखाते हैं कि बहुत इंप्रेसिव रिटर्न हुआ है इन्वेस्टमेंट के ऊपर इन रिलेशन टू जिन टीचर्स को ट्रेन किया गया था SEL में, और जो SEL बेस्ड इन्वेस्टमेंट थी ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम के अंदर, उसमें बहुत ही अच्छा हमारे पास इंप्रेसिव ROI आया है, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो एक बड़ा ही अजीब सा सवाल यहाँ पे उठता है कि क्या एम्पैथी और कंपैशन को सिखाया जा सकता है? तो उसका आंसर होता है यस। Intrinsic deals of empathy and compassion can be entrenched in a child's mind in the process of acquiring competencies, skills, and attitudes to recognize and manage emotions, develop caring and concern for the others, establish positive relationships, make responsible decisions, and handle challenging situations. यानी कि ये जो आइडियल्स होते हैं एम्पैथी और कंपेंशन, इनको हम एक बच्चे के माइंड के अंदर बिल्कुल एंट्रेंच कर सकते हैं जब भी कोई प्रोसेस होता है कॉम्पिटेंसी एक्वायर करने का, स्किल्स एक्वायर करने का, ठीक है ना, अपने इमोशंस को मैनेज करने का, डेवलपिंग केयरिंग एंड कंसर्न फॉर द अदर्स, पॉजिटिव रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करके, एंड बहुत सारे डिफरेंस प्रोसेसेस है। रिसर्च ने हाईलाइट किया है रिपोर्ट के अंदर कि जो सेंसिटिव पीरियड होता है किसी भी इंसान के लिए सोशल इमोशनल लर्निंग का, सेंसिटिव पीरियड होता है वो होता है एज 24 की एज तक। लेकिन हाउएवर हम लोगों को इस तरह की जो न्यूरोप्लास्टिसिटी जो नज़र में आई है उससे ही पता चला है कि लर्निंग जो होती है वो थ्रू आउट लाइफ होती रहती है। तो हम लोग हमेशा किसी भी टाइम पर अपने आप को सिखा सकते हैं और SEL को थ्रू आउट और अपनी लाइफ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं।
कैन SEL एक्ट एज एन कंड्यूट टू इम्प्रूव द इमोशनल इंटेलिजेंस? क्या हम इसको किसी तौर तरीके से अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं? देखो, सोशल और इमोशनल लर्निंग जो होती है ये हेल्प करती है, जो भी ऊपर हम लोगों ने बताया था फोरसेट कैपेसिटी जो होती है ना, जैसे डेवलपिंग क्वालिटीज़ होती हैं एम्पथी, कंपैशन, माइंडफुलनेस अलोंग साइड क्रिटिकल इंक्वायरी। और इसको हम लोगों ने बहुत इलेबरेटली इलस्ट्रेट किया है यूनेस्को IEIP के EMC स्क्वायर डायग्राम में। अब EMC स्क्वायर डायग्राम क्या है पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। E का मतलब हो गया एम्पथी, M का मतलब माइंडफुलनेस और C स्क्वायर मतलब 2 बार C। एक C स्टैंड करता है क्रिटिकल इंक्वायरी के लिए, दूसरा होता है कंपैशन के लिए। तो डायग्राम बहुत अच्छा है एथिकल GS 4 के पेपर के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं। एम्पथी से स्टार्ट करते हैं। नेम एंड रिकॉग्नाइज द इमोशंस, ये दूसरे के पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। सोशल कनेक्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। माइंडफुलनेस की बात करें तो अटेंशन और अवेयरनेस बहुत इंक्रीज़ करता है, ये सबसे अच्छा पार्ट होता है। अगर आपकी अवेयरनेस ज़्यादा है देन यू आर एनीथिंग दैट यू आर डूइंग इज़ मेकिंग सेंस। प्लस में हम प्रैक्टिस कर सकते हैं माइंडफुल टेक्निक्स को, रेगुलेट करते हैं इमोशंस को। अगर हम बात करें क्रिटिकल इंक्वायरी की, तो इंक्वायरी रूटेड इन एविडेंस, लॉजिक एज द हार्ट ऑफ रैशनैलिटी, बिल्ड सेल्फ स्केप्टिसिज्म एंड इंटेलेक्चुअल रेजिलियंस। सेल्फ स्केप्टिसिज्म का मतलब ये होता है कि आप ऐसी किसी चीज़ में बिलीव नहीं करोगे अनटिल और अनलेस वो आपके एक्सपीरियंस में ना आई हो। आप किसी की कही सुनी बातों पे भरोसा नहीं करते हो। आप बहुत स्केप्टिक हो, मतलब यू बिलीव वट यू एक्सपीरियंस। एक्नॉलेज एक्ट्स ऑफ कंपैशन, ये आता है कंपैशन में। प्रैक्टिस करते हो कंपैशन सेल्फ के लिए, खुद के प्रति बहुत कंपैशनेट होते हो, कंपैशन शो करते हो, इसलिए दूसरों के प्रति कंपैशन शो कर पाते हो। और आप एक एजेंट होते हो चेंज के। तो हु आर द स्टेक होल्डर्स, और उनका रोल क्या होगा? स्टेक होल्डर मतलब हिस्सेदार कौन है सोशल इमोशनल लर्निंग को लेकर, कौन लोग हैं जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे? रोल इज प्लेड बाय टीचर्स एंड पेरेंट्स, ठीक है ना। बहुत सारे वेज में जो फ्रंट लाइन ट्रूप्स होते हैं ना, कि किस तरीके से सोशल इमोशनल कॉम्पिटेंसेस बिल्ड करनी है, वो पेरेंट्स होते हैं। अगर पेरेंट्स स्ट्रेस्ड हैं तो बहुत ऑटोमेटिकली जो स्ट्रेस होगा वो, और जो एंग्जाइटी होगी बच्चे में आएगी। आइडियल सिचुएशन तो यही होती है कि पेरेंट्स जो हैं उन लोगों को भी SEL की ट्रेनिंग मिली हो। हाउएवर, अगर इफ़ पेरेंट्स हैव नॉट हैड द फॉर्मल ट्रेनिंग, जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स होते हैं काइंडनेस और कंपैशन के, वो उनको हेल्प कर सकते हैं कि SEL का जो आइडिया होता है इसको आगे फॉरवर्ड ले जाने के लिए। केस इन पॉइंट कुकिंग एक्टिविटी, जैसे कुकिंग, ये बहुत अच्छे एग्जांपल्स होते हैं जहाँ पर चिल्ड्रन और पेरेंट्स आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, दूसरे के एफर्ट्स को, दूसरे की एनर्जी को, ठीक है ना। और जब एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं कुकिंग के अंदर पूरी फैमिली के लिए, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स इन दिस एक्टिविटी, ये कंट्रीब्यूट करता है एम्पैथी और कंपैशन को इंक्रीज़ करने में। इससे फैमिलीज़ पास में भी आते हैं, ठीक है। इसके कारण कोलैबोरेशन होता है, अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है। सेकेंड इज़ जो रोल टीचर्स प्ले करते हैं, ठीक है। टीचर्स जो होते हैं सेंट्रल फिगर होते हैं सोशलाइजेशन के, चिल्ड्रन के। अगर वो अपने घर से बाहर है तो टीचर्स होते हैं वो जो मेन रोल प्ले करते हैं, रोल मॉडल्स होते हैं, ठीक है। ये गाइड कर सकते हैं किस तरह के बच्चों को अपना सोशल और इमोशनल कॉम्पिटेंस और लर्निंग को डेवलप करना है। टीचर्स प्रोवाइड करते हैं रिलेशनशिप स्किल्स और सोशल अवेयरनेस, ठीक है ना, बाय बिल्डिंग सपोर्टिव रिलेशनशिप्स। अपने स्टूडेंट के साथ खुद करके वो बच्चों को सिखाते हैं। दे कैन फोस्टर पॉजिटिव पीयर रिलेशनशिप, यानी कि सहपाठियों के साथ जो रिलेशनशिप करनी है उसको पॉजिटिव वे में कैसे लेके जाना है, ठीक है। खुद के लिए सेल्फ और इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करना है। टीचर्स इंश्योर कर सकते हैं कि जो भी ऊपर की जो जिम्मेदारियाँ हैं उन सबको रिस्पॉन्सिबली फुलफिल किया जा रहा है, ठीक है ना। इन टीचर्स को इक्विप होना पड़ेगा बहुत सारी एडिक्वेट कंटेंट नॉलेज के साथ। पेडागोगिकल का मतलब होता है जो शिक्षक वाला जो ज्ञान होता है, ठीक है ना। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग अपने लोकल कंडीशंस के बारे में, ठीक है, ओके। तो अब SEL को मेन स्ट्रीम एजुकेशन के अंदर हम लोग कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं? पॉलिसी फ्रेमवर्क के साथ, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग ओवरऑल ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करेंगे, प्रायोरिटी सेट करेंगे, गोल सेट करेंगे। नेशनल और सब नेशनल लेवल के करिकुलम हम लोगों को सेटअप करने पड़ेंगे, ठीक है। टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी स्पेसिफिक, बहुत ही स्पेसिफिक SEL के प्रोग्राम्स हम लोगों को लोकल रीजन्स के अंदर प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ठीक है। जिसका एम होगा कि स्पेसिफिक स्किल्स प्रोवाइड करें स्टूडेंट्स को भी, और उनके साथ जो एसोसिएटेड प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है वो टीचर्स को भी दें। होल स्कूल अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है ना। द आइडिया है कि जो फ्रेगमेंटेड अडॉप्शन होता है ना टुकड़ों टुकड़ों में, वो चीज़ ना हो। आइडिया है कि सबको एक साथ लेके चले, स्कूल का स्टाफ भी, पेरेंट्स भी, कम्युनिटी भी, बाकी जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं सबको एक साथ लेके चले। ये नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट्स को सिखा रहे हो लेकिन टीचर को तो वो चीज़ें पता ही नहीं है, तो गैप क्रिएट रहेगा। फिर बच्चा सीख रहा है, घर पे वो चीज़ फॉलो नहीं कर पा रहा है, स्कूल में सीख रहा है, घर पे फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो भी गैप रहेगा। तो सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हिंडर करते हैं, यानी कि SEL को इम्प्लीमेंट होने में प्रॉब्लम क्या आती है? हमारे पास इनसफिशिएंट डोजेज, ड्यूरेशन और इफेक्टिवनेस होती है, ठीक है। ये तब होता है जब हमारे पास जो लेसन, जो पार्ट होते हैं, सिखाने वाली जो चीज़ होती हैं शॉर्ट पड़ जाती हैं,
ठीक है ना। जितनी भी फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है उससे लेसर अगर हम रिकमेंड करते हैं तो ये जो इफेक्टिवनेस होती है ना ये कम पड़ जाती है। फिर आता है फ्रेगमेंटेशन और मार्जिनलाइजेशन। दिस अकर्स व्हेन SEL इज़ नॉट सीन एज ए कोर करिकुलम एंड इज कॉन्सिक्यूटिवली गिवन लो प्रायोरिटी। यानी कि आप इसको कोर का पार्ट नहीं बनाते हो, आप सिर्फ बेसिक रैंडम बेसिस के ऊपर, फॉर्मेलिटी बेसिस के ऊपर अगर आप प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे होते हो तो जो लर्निंग के आउटकम्स होते हैं, ठीक है, उनमें इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है। फिर आपका सोल फोकस क्लासरूम के ऊपर होता है तो भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अगर आप सिर्फ SEL को सिर्फ क्लास में पढ़ाओगे लेकिन एज ए थ्योरी या फिर लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं होने दोगे तो इसके कारण कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है इसमें। इवन बल्कि उल्टा होगा, टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा और बहुत सारा रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। लिमिटेड स्टाफ की ट्रेनिंग होती है। SEL स्किल्स को टीच करने के लिए आपको एक्सपर्ट चाहिए होते हैं। नॉर्मल टीचर को आप जाके बोल नहीं सकते कि जाओ SEL का पीरियड है आप जाके सिखा दो। दे हैव टू बी वेरी प्रोफेशनली ट्रेंड और पूरे का पूरा स्कूल का एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ता है आपको, देन इट वर्क्स। तो लास्ट पार्ट है SEL का न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्या रोल है। देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस मंथ की एक मैगजीन में आई भी है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, काफ़ी डिटेल में, बहुत लंबी आई है। लेकिन SEL का के बारे में क्या कंटेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर वो थोड़ा सा ही है, ठीक है, कोई बहुत डिटेल में मेंशन नहीं किया हुआ है। लेकिन आइडिया यही है कि जो भी सेवरल डायमेंशंस हैं हमारी पॉलिसी के, उसके अंदर ये इंटीग्रेटेड होगा। कुछ चीज़ें इलस्ट्रेट करती हैं, जैसे जो विजन है हमारी पॉलिसी का, पॉलिसी ने स्टेट किया कि डेवलपमेंट होना चाहिए कंपैशन और एम्पैथी का, ठीक है ना। ये हमारा एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है पॉलिसी का। प्रिंसिपल जो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जैसे कि रिस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी और लोकल कंटेक्स्ट, उसमें इक्विटी हो, इंक्लूजन हो, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो, ठीक है। इनडायरेक्टली हम इनकरेज कर रहे हैं कि किसी तरीके से सोशल इमोशनल लर्निंग को भी बच्चों में इनकरेज किया जाए, इनकलकेट किया जाए। कुछ स्पेसिफिक फीचर्स भी हैं जो शोकेस करते हैं सोशल इमोशनल लर्निंग को, जैसे कि अडॉप्शन ऑफ एक्टिविटी बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ठीक है। यानी कि पेडागॉगिकल स्ट्रक्चर के अंदर जो टीचिंग का पूरा स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें हम एनकरेज करें कि पीयर एंगेजमेंट ज़्यादा हो, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो। फिजिकल मेंटल हेल्थ के ऊपर अगर हम फोकस करें तो ये सोशल और इमोशनल जो लर्निंग होता है ये बहुत हद तक मेंटल हेल्थ का पार्ट बनता है। एट सम पॉइंट ऑफ व्यू ये फिजिकल हेल्थ का भी पार्ट बनता है। तो बच्चों को हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में ट्रेन करना, ज़्यादा ट्रेन करना, कैंपस के ऊपर काउंसलर्स होना जो बच्चों को असिस्ट करें इस चीज़ में। अभी कहते तो बहुत है कि बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर काम किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी में अभी तक कोई ऐसा प्रोविजन स्ट्रांगली एम्बेडेड नहीं है। स्पेशल एम्फोसिस होना चाहिए सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शंस के लिए, जहाँ पर जेंडर आइडेंटिटीज़ के ऊपर बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ होती हैं लोगों के अंदर, ठीक है ना। इक्वालिटी को लेकर, टॉलरेंस को लेकर, ये सब चीज़ें हम लोगों को बच्चों को सिखानी चाहिए। इसके प्रो क्या होते हैं, इसके कॉन्स क्या होते हैं। बाकी आइडियाज़ भी हैं जैसे क्रिएशन ऑफ टेक्स्ट बुक, ठीक है ना, जिसमें लोकल कंटेंट और फ्लेवर ऐड किया जाए ताकि लोगों को लोकल लाइफ में जो हो रहा है उसके एग्जांपल्स देकर हम लोग सिखा सकते हैं। इस वीडियो का लास्ट सेक्शन है ये 10th स्कीम्स इन न्यूज़, स्कीम्स फॉर द मेडिकल डिवाइसेस। रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने कुछ गाइडलाइंस निकाली थी 2 स्कीम्स के लिए। प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क, यानी कि डिवाइस पार्क कैसे कैसे लगाने, कहाँ लगाने, और किस तरीके प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कि प्रमोटिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइस। जो इंडिया में मेडिकल डिवाइसेस वगैरह प्रोड्यूस किए जाएंगे उसमें कुछ इंसेंटिव देने की बात की है, जितना प्रोड्यूस होगा उसके ऊपर कुछ इंसेंटिव देने की बात की है, ठीक है। तो 2 स्कीम्स हैं, इनके की फीचर्स क्या हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इनका टेन्योर क्या है, इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इनका अप्रूवल क्या होगा, एक एक करके पढ़ते हैं दोनों स्कीम्स को। पहले ये डिवाइस पार्क वाली कर लेते हैं। डिवाइस पार्क वाले का पहले तो ऑब्जेक्टिव देख लो, ठीक है ना। हमको इंडिया में एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बनानी है ताकि इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री को ग्लोबल लीडर बनाया जा सके, ठीक है ना। वी हैव टू एक्सप्लॉइट ऑल द बेनिफिट्स, जो भी हमारे ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के कारण और जो हमारे स्केल होगा हमारे इसकी इकॉनमी के अंदर, उन सबसे आएगा। हर एक बेनिफिट को हमें इजीली एक्सप्लॉइट करना है। टेन्योर की बात करें तो 2021 से लेकर 24-25 तक का टेन्योर है। स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी होगी जो कि लीगल एंटिटी होगी, इसको सेटअप करेगी कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। अप्रूवल देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल एक स्पेशल स्टीयरिंग कमेटी बनाएगा, ठीक है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। 2 तरह की स्कीम्स होती हैं, एक तो होती है सेंट्रल सेक्टर और एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर। स्पॉन्सर के अंदर क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पैसे देती है, मान लो 60% सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगी, 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जनरली जो हिली एरियाज़ होते हैं और होते हैं वहाँ पर 90-10 देती है, और यूनियन टेरिटरी में तो पूरा पैसा देती है। सेक्टर के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट 100% पैसा देती है और इम्प्लीमेंट करती है स्टेट। तो ये वाली सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जहाँ पर पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल आउटले 400 करोड़ का 4 मेडिकल पार्क सेटअप करने के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी। एक 1 टाइम का ग्रांटेड एड है, ठीक है ना। अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स की
तो वहाँ पर 90% जो होगा जाएगा, और मतलब यूनियन टेरिटरीज वगैरह। बाकी जो इसके अलावा जो स्टेट्स होंगे वहाँ पर 70% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, सेक्टर सी में एक बात हमेशा ध्यान रखना, मान लो 60-40 है ना, तो जो बड़ा अमाउंट होगा वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जाता है। स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी, उन लोगों को प्रोजेक्ट की रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जो भी क्लियरेंसेस वगैरह होंगे सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट के तहत जाएंगे, ठीक है। और एक स्टेट गवर्नमेंट जो है एक ही प्रपोजल के साथ एक मेडिकल पार्क बना सकती है। उनको जो एरिया यूज़ करना होगा वो कम से कम 150 एकड़ का होना चाहिए मिनिमम। और नॉर्थ ईस्ट की बात करें, हिली स्टेट की बात करें, यूनियन टेरिटरी की बात करें, तो मिनिमम 100 एकड़ का एरिया होना चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी नॉमिनेट करेगी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल। ये सारे का सारा सेक्रेटेरियल, मैनेजरियल और इम्प्लीमेंटेशन का सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हमारा था कि हम लोगों को कुछ इंसेंटिव देने हैं, ठीक है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देना है, किसके लिए? जो भी डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड मेडिकल डिवाइसेस होंगी उसके लिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है ना, वो इम्प्रूव करनी है ताकि लार्ज इन्वेस्टमेंट्स आ सके हमारे मेडिकल डिवाइस सेक्टर में। 2021 से लेकर 26-27 तक की ये प्रोजेक्ट इसका टेन्योर है। और इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी होगी जिसको डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल अपॉइंट करेगा। सारा का सारा सेक्रेटेरियल और मैनेजरियल सपोर्ट ये प्रोवाइड करेंगे। और अप्रूवल के लिए एम्पावर्ड कमेटी होगी जिसको भी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल अप्रूव करेगा, ठीक है। सारी एप्लीकेशंस वगैरह आनी है, रिकमेंडेशंस आनी है इस स्कीम की, वो सारे के सारे इनके अंडर आएंगे। अब इसके की फीचर्स देख लेते हैं। 28 सेलेक्टेड एप्लीकेंट्स होंगे, ठीक है। जो भी कंपनी रजिस्टर्ड इंडिया के अंदर जिसका नेट वर्थ 18 करोड़ से ज़्यादा है वो इन इंसेंटिव्स के लिए एलिजिबल होंगी, ठीक है। यानी कि उन लोगों को हर एक सेल के ऊपर 5% का इंसेंटिव गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। और ये सारा का सारा पैसा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र से जाएगा। अब कौन से सेगमेंट हो सकते हैं इसमें स्कीम के अंदर? कैंसर केयर हो गया, रेडियोथेरेपी के डिवाइसेस हो गए, रेडियोलॉजी हो गया, इमेजिंग मेडिकल डिवाइसेस हो गए, एनेस्थेटिक्स हो गया, कार्डियो रेस्पिरेटरी वगैरह हो गए, जो भी इम्प्लांट्स के होते हैं इंक्लूडिंग इम्प्लांटेबल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, ये सारे के सारे इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। दैट्स इट, फिनिश ये वाली वीडियो। फॉर ऑल ऑफ दोज हु वांट्स टू नो अबाउट द टेलीग्राम चैनल, आप टेलीग्राम को ओपन करो, उसके सर्च बार में जाओ, सर्च बार में जाके लिखना यूपीएससी मंथली कंपाइलेशंस, आपको ये चैनल मिलेगा। ये आपको डिस्प्ले पिक्चर मिल जाएगी। चैनल का पूरा नाम है यूपीएससी मंथली कंपाइलेशंस एक्सप्लेन्ड, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो ये इसी चैनल का, जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका लिंक भी मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इस टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट कर सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच।